हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज यस, हम बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं। करीब करीब 2 महीने बाद वीडियो हमारा आ रहा है। रीजंस में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रीज़न अगर एक्सप्लेन करने जाए तो आज का पूरा वीडियो उसी में चला जाएगा। तो उससे अच्छा है, चलिए फोकस करते हैं आज के स्टॉक पे। तो जो स्टॉक हम आज दिखाने जा रहे हैं आपको, आज जिस स्टॉक को हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड बैंकिंग सेक्टर में जो एक प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है, उसमें से एक उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक है। करंटली अगर ये स्टॉक की प्राइस देखें तो 53-54 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड गाइस, हम अगर बैंकिंग सेक्टर की नाम ले तो सबसे आगे जो नाम आते हैं उसमें डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एच डी एफ सी बैंक, ये सारे नाम हमारे सामने आते हैं। एच डी एफ सी बैंक जो अभी 1500 रुपये के आगे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी किसी ज़माने में 50 रुपये पे, 100 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा था। एंड आप देख सकते हो कि कितना मल्टी बैगर रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। सिमिलरली अगर बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक भी कभी 100 रुपये से कम हुआ करता था। तो जो स्टॉक हम आज कवर करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये अभी 53 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और इसका फ्यूचर क्या रहेगा, कहाँ तक इसकी प्राइसेस जा सकती है, क्या कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, यही सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑपरेशन देखो तो इंडिया में ये 26 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है। अराउंड 300 प्लस डिस्ट्रिक्ट में इनकी ब्रांचेस है। इनके 21,000 प्लस एम्प्लॉयज़ है। एंड अगर कस्टमर की बात करें तो अराउंड 8.3 मिलियन, मतलब 83 लाख के आसपास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या-क्या प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप देखिए, सेविंग अकाउंट, डिपॉज़िट अकाउंट, होम लोन, टू व्हीलर लोन, ये सारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो हमें किसी भी माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिलते हैं, वो सारे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ़र करती है। साथ ही साथ अगर इनके लोन पोर्टफोलियो में देखें तो एमएसएमई लोन, गोल्ड लोन, माइक्रो लोन, इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट, संपूर्ण फैमिली बैंकिंग, जो पूरी फैमिली को अकाउंट्स ऑपरेट करता है, वैसे कुछ प्रोडक्ट है इनके। माइक्रो मॉर्टगेजेस के इनके प्रोडक्ट है। नवरत्ना अगर देखें तो ये कुछ स्पेसिफिक जो इनके की कस्टमर्स हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, यही सारे प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली यहाँ पे आप अगर देखो तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें से एक जो स्मॉल सेक्टर रहता है, जो रिटेल कस्टमर्स रहते हैं, जो लो इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स रहते हैं, उनको जो गोल्ड लोन रहे या माइक्रो फाइनेंस रहे या टू व्हीलर रिलेटेड लोन रहे, ये सारे प्रोडक्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके कुछ फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डालेंगे। तो उससे पहले एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि ये स्टॉक मार्च के स्टार्ट में अराउंड 53 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, अभी भी इसी प्राइस रेंज में है। 53.8 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी रेशो आप देख सकते हो सिर्फ 8.37 है। जो स्टॉक का डिविडेंड यील्ड है वो 2.34% है, तो ये एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के लिए। 52 वीक्स हाई आप देख सकते हो 63 रुपीज़ से ये स्टॉक जाके आ चुका है। एंड 52 वीक लो ये करीब करीब 23 रुपये के आसपास गया हुआ था। तो अगर देखें तो 52 वीकली लो से थोड़ा ये अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर 52 वीक हाई की पोजीशन की बात करें तो उससे अभी भी ये एक थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल रहा है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें दिसंबर 23 के क्वार्टर की, तो 981 करोड़ का इनका टर्नओवर था। करीब करीब 7.5% का इंक्रीज इसमें हमें देखने को मिला था। अगर नेट इनकम की बात करें तो भी 300 करोड़ के आसपास इनका नेट इनकम था, जिसमें 2.34% कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमें देखने को मिला था। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर इसका वैल्यूएशन देखें तो पी रेशियो के हिसाब से ये हमें अच्छे खासे सस्ते दाम पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक का बहुत अच्छा है। 52 वीक हाई से थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है। और हाँ, कि 52 वीक लो से ये हमें ऑलरेडी करीब करीब 1.5 गुना रिटर्न दे चुका है। लेकिन फिर भी अभी 52 वीक लो से ये करीब करीब 20% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नज़र मारते हैं इसके रेवेन्यू की तरफ। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि 1831 करोड़ इन 2019, वहाँ से ये करीब करीब 2.5 गुना रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है।
4,164 करोड़ इन 2023 इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कोविड का ईयर था, वो कोविड के ईयर में कम ही सही लेकिन इसने रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। एंड जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट चला गया तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी खासी जंप इंक्रीज देखने को मिली है हमें 2022 के कंपैरिजन में 2023 में। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी हमें करीब करीब सेम स्टोरी देखने को मिल रही है। 2019 में अराउंड 200 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के अभी 1100 करोड़ का हो गया है 2023 में। 2022 में, और यही रीज़न है इसके 52 वीक लो प्राइस के आसपास जाने का, इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था अराउंड 415 करोड़ का। और 2021 अगेन कोविड अफेक्टेड ईयर था, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि इनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होकर सिर्फ 8 करोड़ आया था। लेकिन 2023 में अच्छा खासा इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और यही स्टोरी अगर 2024 में कंटिन्यू होते हुए हमें दिखती है तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक प्राइजेस को बहुत अप्रिसिएट करते हुए देख सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं। तो जो स्टोरी हमने नेट प्रॉफिट में देखी वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। करीब करीब 12% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी था। 2021 और 2022 इसके कोविड अफेक्टेड ईयर्स थे। तो माइक्रो फाइनेंस, रिटेल सेक्टर, ये सारे कस्टमर्स को बहुत इम्पैक्ट हुआ था कोविड का। एंड उसीलिए जो रिटेल कस्टमर्स को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वैसे बैंकिंग कंपनीज ने भी यहाँ पे लॉसेस इनकर किए हुए थे। लेकिन 2023 में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया हुआ है इन्होंने। आप देख सकते हो 27.4% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इनके अवेलेबल है फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर इन 2024 ईयर ऑल्सो, उसमें भी हमें अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में। अगर इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है। तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है का रेशियो है, उसमें आप देख सकते हो करीब करीब 8 का है। तो जो इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस है कंपेयर टू इंटरेस्ट इनकम, वो करीब करीब 8 गुना ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है। तो हम हर बार इसे कवर करते हैं, इसे कैसे रीड करना है ये हमने हमारे पहले वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 477 करोड़ का इनका पॉजिटिव कैश फ्लो था, जो कि बढ़ के 1059 करोड़ हुआ है। 2021-2022 में भी हमें इसमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला था। 2020 कोविड का इफेक्ट होना चालू हुआ था, तो उस साल में ये खाली नेगेटिव था। अगर इनके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो डेफिनेटली कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कंपनी अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही है, अपने ब्रांचेस बढ़ा रही है। जिस स्टेट में उनके ब्रांचेस है, ऑपरेशंस है, उसको इंक्रीज कर रही है। तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा फंड्स री इन्वेस्ट होते हुए दिख रहा है बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। एंड अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये एक बैंकिंग कंपनी है, तो रीफाइनेंस करना, लोन लेना या तो फिर लोन इश्यू करना, ये सारे इसके ऑपरेशंस रहते हैं। और इसीलिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन इनकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है। अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो इन ऑल 5 ईयर्स डिस्पाइट ऑफ कोविड इम्पैक्ट इसने पॉजिटिव कैश फ्लो ही रिपोर्ट किया है। 2023 में ये हमें कम होते हुए दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर या कंपेयर टू 2021। बट हम साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि 2023 में इन्होंने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी रहे या चाहे किसी और सेक्टर की कंपनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका आगे बढ़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो अराउंड 74% है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा हुआ है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं हुई है। जो एफआईआई का स्टेक है वो करीब करीब 3.7% है। डीआईआईएस का स्टेक इसमें 4% लगा हुआ है। एंड बाकी बचा हुआ 18-19% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उतने भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि डीआईआईएस का 4% स्टेक है इसमें, म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग है, एफआईआईएस का भी कुछ स्टेक है, और जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर इसमें अच्छा खासा स्टेक मेंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी होल्डिंग की प्लेजिंग भी नहीं की है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़ा कम है। ये अगर 15-20% रहते तो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था।
बट अगेन लुकिंग एट कंपनी के फाइनेंशियल्स, लुकिंग एट कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अभी आते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, एंड साथ ही साथ हम इसकी टारगेट प्राइस को भी डिस्कस करेंगे। सो टेक्निकल लेवल्स, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी कि ये आप देख सकते हो, इसका ऑल टाइम हाई करीब करीब 53 रुपीज़ के आसपास था 2020 में। वहाँ से इसमें एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी 2020 में कोविड के टाइम पे, जबकि इसके स्टॉक प्राइसेस 30 रुपये से भी नीचे आ चुके थे। वहाँ से इसने थोड़ा बहुत रिवर्जन किया था, ये वापस 38-39 रुपीज़ तक गया था 2020 के बिगिनिंग से थोड़ा पहले। एंड वहाँ से फिर से इसमें एक भारी गिरावट हुई थी जो 2022 में आप देख सकते हो कि ये सीधा 16-15 रुपये तक आ गया था। लेकिन वहाँ से इसने एक रिवर्जन करना चालू किया, बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर से अप गया। तो आप देख सकते हो कि अभी जो इसका पिछला हाई था 53 रुपीज़ का, ये उसी के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई इसने 62 रुपीज़ का लगाया था, लेकिन जो प्रीवियस इसका हाई था ये अभी उसी के आसपास कंसोलिडेट करते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ से स्टोरी क्या रहेगी, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रिटेल इन्वेस्टर गलती ये करते हैं कि हम जो स्टॉक न्यूज़ में रहते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। हम स्टॉक्स में तभी इन्वेस्ट करते हैं जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेंड करते रहते हैं, और हम स्टॉक्स में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब हम किसी से सुनते हैं या कोई हमें बताता है या हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो हमें देखना ये है कि हमें राइट स्टॉक में राइट टाइम पे कैसे बाय किया जाना है। तो सबसे पहले हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो देखा, कंपनी की हिस्ट्री देखी, कंपनी का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो देखा, और कहीं न कहीं हमें सारे यहाँ पे एक ग्रीन टिक नज़र आ रहे हैं। तो अभी इसका राइट बाइंग प्राइस क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करें? तो फ्रेंड्स, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। एंड हमें यहाँ पे देखना है कि आपको कुछ नीचे रेड कैंडल्स बने हुए दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो 2024 में आपको 4 रेड कैंडल दिख रहे हैं। एंड उसके पहले भी अगर आप देखो तो एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, फिर एक बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा हमें रेड ज़ोन में अभी ट्रेंड करते हुए दिख रहा है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस आया था 2020 में, ये उसी के आसपास ट्रेंड करते हुए भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस अप्रिसिएट होना कंटिन्यू होता है, तो और ये एक जो 56 का लेवल वगैरह है इसको ब्रेक करेगा, तो ये सबसे पहले अपने 52 वीक हाई का जो पॉइंट है 62 रुपीज़ को, उसको ब्रेक करते हुए हमें दिख सकता है। और अगर ये 62-64 के लेवल को ब्रेक करके उसे सस्टेन कर लेता है, तो हम इसके प्राइजेस को अप्रिसिएट होके 90, 95, 96 रुपीज़ तक जाके दे सकते हैं। और अगर इसने वो लेवल को भी सस्टेन कर लिया, और अगर इसके जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स इंडिकेट करते जाते हैं, तो हमें यह वहाँ से ट्रेंड होते हुए 140, 160 या 200 के लेवल को भी क्रॉस करते हुए दिख सकता है, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में। लेकिन फ्रेंड्स, क्या जो हमने बोला कि अभी ये 53 रुपीज़ को ट्रेंड कर रहा है, 56 को क्रॉस कर लेगा तो सीधा 200 रुपये पे चला जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहती है, और वो अगर टेक्निकली राइट प्राइस पे आप बाय करते हो, तो भी आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस ड्रॉप होते हुए दिखाई दे। अभी अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है, वो अगर गिर जाता है, उसमें अगर 5, 10, 15, 20% का करेक्शन आ जाता है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या, आपको सारे स्टॉक में करेक्शन होते हुए दिखेगा, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या एचडीएफसी बैंक हो या वो एमआरएफ ही क्यों ना हो। तो अगर मार्केट गिरता है तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी गिरेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हो, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी रखता है, और साथ ही साथ ये आपको एक अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंसीडर करके चल सकते हैं, एंड इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल डेफिनेटली नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एनालिसिस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि वीडियो हमने बहुत टाइम बाद डाला है, लेकिन यस, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक लेके आए। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे साथ बने हुए हैं, उन सबको हम डेफ़िनेटली थैंक यू बोलना चाहेंगे। भले हमारे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आशा करते हैं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक लेके आएँगे।
सो वीडियो के आखिर में एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहेंगे कि जो भी एनालिसिस हमने की थी वो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। ये एक हमारी ओपिनियन थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। स्टॉक चाहे कोई भी हो, वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कोई और हो, उसको कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं, कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं, और कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से स्टॉक को हमें कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए। तो हमारा वीडियोस का पर्पस यही है कि हम ये सारी डिटेल आप तक लाए ताकि आप अपनी एनालिसिस कर रहे और अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले लें। सो आपका इन्फॉर्म डिसीजन क्या है उज्जीवन फाइनेंस बैंक के बारे में, एंड आपकी ओपिनियन क्या कहती है स्टॉक के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।